नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शीर्षक की सार्थकता। तो जो आपकी कहानियों में जितनी भी कहानियां हैं, फिलहाल मैं आपको एक साथ चारों कहानियों के शीर्षक की सार्थकता की आज के मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। तो यहाँ देखिए कि सर्वप्रथम आपको क्या करना है, तो जो भी उसके लेखक है उनका थोड़ा बहुत परिचय देना है। उसके बाद देखिए पहली जो है कि पहला परिचय आपको क्या करना है कि कोई शीर्षक है, शीर्षक कैसा होना चाहिए। पहला जो पैराग्राफ होगा आपका शीर्षक कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको आगे भी वीडियो बना के भेजा है कि शीर्षक की सार्थकता आपको कैसे जांचनी है। तो आज देखिए हम जो चारों कहानियां हैं, इंदुमती, उसने कहा था, बड़े भाई साहब और पुरस्कार, इन चारों कहानियों की जो है शीर्षक की सार्थकता आपके सामने आज मैं स्पष्ट करूंगा। तो आप देखिए पहले जो है शीर्षक कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, फिर आकर्षक होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, जिज्ञासावर्धक होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए और लघु होना चाहिए। तो आप देखिए हमारी पहली कहानी है कौन सी, इंदुमती। शीर्षक संक्षिप्त है, छोटा है, आकर्षक है तो इंदुमती के बारे में, फिर सार्थक है तो हाँ पूरी की पूरा कथा वस्तु किसके, इंदुमती के गिर्द है, फिर जिज्ञासावर्धक है कि हाँ हमें इंदुमती के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, सहज है तो हम सरलता से समझ सकते हैं, सरल है तो एकदम छोटा है, सरल है हमें पता होता है कि नाम है, फिर लघु है तो यानी छोटा है, एक ही शब्द में आ गया। तो इस प्रकार अगर हम इंदुमती की चर्चा करें कि कैसा होना चाहिए, तो वह जो गुण है संक्षिप्त, आकर्षक, सार्थक, जिज्ञासावर्धक, सहज, सरल और लघु, तो यह सारे के सारे जो लक्षण होने चाहिए वह इंदुमती है। उसके बाद देखिए दूसरी कहानी पर आ जाइए आप। दूसरी कहानी हमारी कौन सी है, तो उसने कहा था, तो उसने कहा था देखिए संक्षिप्त है, आकर्षक है कि हमें लगता है कि भाई किसने कहा था, किसको कहा था, क्या कहा था, फिर सार्थक है कि हाँ वह जो एक बात है उसको केंद्र में रखकर रखा गया है तो सार्थक है। जिज्ञासावर्धक कि हमें इच्छा होती है कि किसने कहा होगा, क्या कहा होगा, कब कहा होगा, अगर उसने कहा तो जिसको कहा था उसने वो किया या नहीं किया, ठीक है। सहज है, सरल है और लघु भी है कि हम फिर समझ सकते हैं। उसके बाद अगली कहानी पर आ जाइए। नाम क्या है, बड़े भाई साहब। संक्षिप्त है, वह नाम भी आकर्षक है कि भाई बड़े भाई साहब कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो बड़े भाई के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होती है। फिर जिज्ञासा, ठीक है, फिर सहज, सरल और लघु है, एकदम छोटा है, बड़े बड़े नाम नहीं है, नाम बड़े और दर्शन खोटे नहीं है। फिर सार्थक भी कह सकते हैं कि भाई उसमें जो भी कहानी में था वह बड़े भाई साहब को ही केंद्र में रखकर था, तो इसलिए कह सकते कि हम सार्थक है। उसके बाद अगली कहानी पर आ जाइए, पुरस्कार। तो देखिए संक्षिप्त है, आकर्षक है, सार्थक है, जिज्ञासावर्धक है, सहज है, सरल है और लघु है। तो पुरस्कार कहानी के आधार पर भी हम कहते हैं कि भाई शीर्षक कैसा होना चाहिए। तो शीर्षक के जो गुण होने चाहिए वह सारे के सारे गुण यहाँ पर हमको चारों कहानियों में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीर्षक का जो पहला होना चाहिए कि भाई शीर्षक कैसा होना चाहिए, तो यह इस बातों में यह चारों कहानियां जो है सफल सिद्ध होती है। उसके बाद देखिए आप जब शीर्षक के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि शीर्षक के कौन कौन से आधार हैं, ठीक है। शीर्षक के आधार, तो किन किन आधारों पर किन किन बातों को ध्यान में रखकर शीर्षक दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पात्र, घटना, स्थान, समय, कथा, प्रतीक, व्यंग्यात्मक और सांकेतिक, इन दृष्टिकोण से किसी भी जो साहित्य है उसका नामकरण, उसका शीर्षक दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो दो कहानियां हैं हमारी, इंदुमती और बड़े भाई साहब,
वह किसके ऊपर, तो पात्र को केंद्र में रखकर। कोई एक पात्र होता है जिसको केंद्र में रखकर लेखक जो है पूरी कहानी कहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो दोनों कहानियां है वह किसके, जो शीर्षक के आधार है उसमें पात्र के आधार पर यह दोनों कहानियां कौन कौन सी, तो इंदुमती और बड़े भाई साहब। क्यों, क्योंकि इन कहानियों के केंद्र में कौन है, तो कोई विशिष्ट पात्र है जिनको केंद्र में रखकर शीर्षक का नामकरण किया जाता है, शीर्षक दिया गया है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वह जो है वह किसके, तो पात्र के आधार पर वह नामकरण किया जाता है। उसके बाद देखिए जो घटना और व्यंग्यात्मकता, ठीक है, सांकेतिकता, तो यहाँ पर जगह हम दूसरी बात देखते हैं क्या, कि जो पुरस्कार कहानी है, तो वहां पर देखिए वह एक घटना है। पुरस्कार जब उसको लेने के लिए कहा जाता है तो वह फिर उसने कहा था, तो वह भी किसके, तो एक घटना जो है संपूर्ण उसको केंद्र में रखकर उन दोनों कहानियों का नामकरण किया था। कि जैसे लहना सिंह को होरा जो है वह कहती है कि जैसे तुमने मुझे बचाया वैसे तुम मेरे पति और मेरे बेटे को बचाना। तो वह एक घटना है, उस घटना को केंद्र में रखकर पूरा क्रियाकलाप होता है। तो हम कह सकते हैं कि उसने कहा था जो नामकरण है वह किसके आधार पर, तो घटना के आधार पर दिया गया है। उसके बाद देखिए पुरस्कार, तो पुरस्कार भी जो कहानी है वह कहानी किसके आधार पर, घटना के आधार पर। कि जब मधुलिका जो है अपने राज्य को बचाती है तो राजा प्रसन्न होकर उसको क्या करते हैं, तो उसको पुरस्कार लेने के लिए कहते हैं। पुरस्कार में भले ही फिर वह मृत्युदंड मांगती है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वह क्या, तो एक घटना के आधार पर नामकरण किया गया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो शीर्षक के आधार है उन्हीं आधारों पर पात्र और घटना को केंद्र में रखकर नामकरण दिया गया है। और जो नामकरण के जो आधार है उन पर यह जो चारों कहानियां हैं, चाहे इंदुमती हो, चाहे उसने कहा था हो, चाहे बड़े भाई साहब हो, चाहे पुरस्कार हो, चारों की चारों कहानियां जो है घटना के आधार पर हम देखें तो उनका जो नामकरण है वह सफल सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे शीर्षक की सार्थकता। तो जो भी नामकरण दिया गया है वह नामकरण सार्थक है या नहीं है तो कैसे, नहीं है तो कैसे नहीं। तो वहां पर आपका देखिए मौलिक दृष्टिकोण, अगर आपको वह शीर्षक सार्थक लगता है तो आप कह सकते हैं कि वह शीर्षक सार्थक है। अगर आपको वह शीर्षक सार्थक नहीं लगता तो किन आधारों पर वह शीर्षक आपको सार्थक नहीं लगा, इसकी आपको चर्चा करनी है। तो इस दृष्टिकोण से देखिए जब हम शीर्षक की सार्थकता को जांचते हैं तब देखिए पहली कहानी हमारी कौन सी, इंदुमती। तो इंदुमती कहानी का जो शीर्षक है वह सार्थक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ है। क्यों है, तो पूरी की पूरी जो कथा वस्तु है वह कथा वस्तु लेखक ने इंदुमती को केंद्र में रखकर ही निर्माण की है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लेखक को जो भी कहना था वह इंदुमती के माध्यम से कहते हैं। कैसे, तो फिर देखिए आप ज्यादातर कथा लिख सकते हो वहां पर संक्षिप्त में, क्योंकि आपको वह एक शॉर्ट नोट, एक संक्षिप्त टिप्पणी में पूछी गई है। तो आप कहेंगे कि इंदुमती जब छोटी बच्ची 3-4 साल की बच्ची थी तब से लेकर वह जब 16 साल की हुई तब तक की पूरी कहानी लेखक ने यहाँ पर रची है। तो यानी पूरे का पूरा जो घटनाक्रम है, पूरी की पूरी कहानी में जो घटनाक्रम है कि किस प्रकार वह छोटी बच्ची थी, वह विंध्याचल के पर्वतमाला में रहती थी, वह जंगलों में घूमती थी, वहाँ पर पेड़ पौधे और जानवर जो थे, हिरनी थे या अन्य जानवर थे, उनके साथ वह रहती थी। किस प्रकार वह किसी बाहरी दुनिया से अनजान थी। तो इस प्रकार इंदुमती यहाँ पर देखिए कि हमको फिर जानने की इच्छा होती है कि ऐसा क्या था कि इंदुमती इस प्रकार यहाँ पर रह रही थी। ठीक है, उसके बाद देखिए
के उसके बाद धीरे धीरे उसकी मुलाकात एक अजनबी युवक से होती है। वह सोचती है कि यह क्या है, क्योंकि उसने अपने पिताजी और खुद के प्रतिबिंब को छोड़कर और किसी भी व्यक्ति के परिचय में वह आई नहीं थी। तो वह उसको लगता है कि यह कोई शायद देवता होंगे। उसके बाद वह उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है, मगर पिताजी के कहने पर वह उसको जो पिताजी उसको जो कहते हैं वह नहीं करती। और यह सब क्यों? क्योंकि वह उस राजकुमार से प्रेम करती है, इसलिए नहीं कर रही है। तो यहाँ पर देखिए कि जो इंदुमती एकदम साधारण बच्ची थी वह धीरे धीरे बड़ी होती है और अब तक जिसने पिताजी की एक भी बात को नहीं टाला था वह युवक के संपर्क में आने से पिताजी की कोई भी बात नहीं मानती। मगर धीरे धीरे उसके पिताजी ने जो प्रण लिया था कि जो उसको मारेगा इब्राहिम को, उससे अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। और वहां पर देखते हैं कि वह जो राजकुमार है वह इब्राहिम को मार कर ही आया हुआ है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो कथा वस्तु है वह इंदुमती को ही केंद्र में रखकर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो शीर्षक दिया गया है लेखक के द्वारा इंदुमती, वह सार्थक सिद्ध होता है। उसके बाद देखिए दूसरी कहानी जो है उसने कहा था। तो देखिए यह शीर्षक सार्थक है या नहीं है, तो देखिए हम देखते हैं कि भाई हमें लगता है कि भाई किसने कहा था, किसको कहा था, उसने वह किया या नहीं किया। इन तत्वों के आधार पर देखिए तो देखिए जो यह घटनाक्रम है आप देखिए पहले लेखक ने वह दिया है कि भाई छोटा लड़का है, छोटी लड़की है, दोनों के बीच परिचय होता है। उसके बाद देखिए अचानक 25 साल बाद की घटनाक्रम होता है। क्या होता है कि वहां पर जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध हो रहा है। तो लैला सिंह वहां युद्ध कर रहा है और अभी तक देखिए हमें यह नहीं पता है, क्या नहीं पता है कि वह जो छोटा बच्चा था वही लहना सिंह है या नहीं है। वह घटनाक्रम हमको कब, कि जो वास्तविक कहानी है वह कब, तो युद्ध समाप्त हो जाने के बाद की है। ये जो है छोटा बच्चा है या युद्ध कर रहे हैं, वह घटनाक्रम तो उसको फ्लैशबैक में याद आता है। और फ्लैशबैक में उसको क्या याद आता है, पूर्व दीप्ति में उसको क्या याद आता है कि जब वह जमीन के सिलसिले में अपने गांव गया था और वापस जब युद्ध के लिए आता है तो उसका जो बड़ा अधिकारी है वह अपने घर पर ले जाता है। और वहां पर देखिए कि वह कहता है कि सरदार ने तुमको बुलाती है। तो वह उसको पहचानता नहीं है, मगर वह याद दिलाती है, याद नहीं तुम्हारी कुड़मड़ाई हो गई थी, कटा हुआ सालू। तो इस प्रकार देखिए वह उसको याद दिलाती है और वहां पर उससे वह वचन लेती है क्या, कि जैसे तुमने बचपन में जब हम छोटे थे तब मैं मरने वाली थी और तुमने मुझे बचाया, वैसे ही तुम मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना। तो यानी वह उसने कहा था। देखिए वह यहाँ पर ये नहीं कहते कि होरा ने कहा था, वैसा शीर्षक नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो निश्चल प्रेम है कि कोई बदनामी न हो उस पात्र की, इसलिए देखिए वह याद कर रहा है, मगर उसके साथ जो अन्य लोग हैं वह यह नहीं बताना चाहता कि यह सारा कुछ उसने जो किया था वह उसने कहा था। यानी होरा ने कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, और अंत तक उसने जो वादा लिया था और ये वादा किया नहीं था लैला सिंह, हाँ नहीं मैं तुमसे प्रेम करता था इसलिए तुम्हारे बेटे और पति को बचाऊंगा, मगर वह वचन उसको याद है। और इसलिए देखिए युद्ध में ऐसी परिस्थितियां आती है कि वह चाहता तो बच सकता था मगर वह वैसा करता नहीं है। और इसलिए देखिए वो कहता कि उसने कहा था, और इसलिए उसने जो भी कहा था वह पूरे का पूरा वचन वह निभाता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लेखक ने यह जो नामकरण दिया है और उसने कहा था वह शीर्षक सर्वथा सार्थक सिद्ध होता है। ठीक है। और उसके बाद देखिए अगली कहानी आती है बड़े भाई साहब। तो वह भी इंदुमती के जैसे ही के लेखक ने नामकरण ही उस पात्र को केंद्र में रखकर किया है। और हम जानते हैं
कि यह भी कहानी कैसी है, तो आत्मकथनात्मक कहानी है। लेखक ने देखिए यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है कि एक्स ने कहा था या वाई ने कहा था, अ ने कहा था या ब ने कहा था, या बड़े भाई का नाम क्या है, छोटे भाई का नाम क्या है, पिताजी माताजी। यहाँ पर देखिए कि कोई भी हमारे आसपास के वातावरण में कोई भी छोटा या बड़ा होता है तो वो दो भाइयों के बीच क्या बर्ताव होता है, और बड़ा भाई जो है वह किस प्रकार, चाहे खुद कुछ भी हो, चाहे खुद कैसा भी हो, मगर बड़ा होने की वजह से वह अपने छोटे भाई का ख्याल रखता है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए बड़ा भाई जो है वह 5 साल बड़ा है, और इसलिए देखिए वह छोटे को जब वह रास्ता भटकता है, ज़्यादा अभ्यास की जगह ज़्यादा खेलकूद में ध्यान देता है, तो वह कहता है कि नहीं, अगर तुमको खेलकूद ही करना है, पैसों को बर्बाद ही करना है, तो इससे अच्छा है तुम घर चले जाओ। उसके बाद वह उसको समझाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो छोटा भाई है वह पास हो जाता है, बड़ा भाई फेल हो जाता है, तो उसमें थोड़ा अहम आ जाता है, तो फिर से उसको समझाता है कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी अहम करना चाहिए नहीं, अहंकार किसी का भी टिका नहीं है। इसलिए देखिए रावण का, फिर अंग्रेजों का, इन सभी का वह उदाहरण देता है, तो कहता है कभी भी। और उसके बाद देखिए कि शिक्षा से ज़्यादा अनुभव महत्वपूर्ण है, और मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए अनुभवशील हूँ, इसलिए मैं जो कहता हूँ वह तुमको मानना चाहिए। तो इस प्रकार जो बड़े भाई का जो दायित्व है, बड़े भाई जो हमारे आसपास हमको देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार वह अपनी जो मर्जी होती है, इच्छाएं होती है, उनको देखकर उसका छोटा भाई ना बिगड़े, इसके लिए उनके दिल की कई सारी चाहतें ऐसी होती है जो उनको करनी होती है, मगर वह फिर भी नहीं करता, और उसको लगता है और कहता कि अगर तुम मैं नहीं मानोगे तो मैं तुमको मार भी सकता हूँ, थप्पड़ दिखाता है। तब छोटा भाई जब रोने लगता है तो उसको समझाता है कि ऐसा नहीं है, मेरी इच्छा ये कुछ नहीं है, मेरी भी इच्छाएं होती है, मगर क्या करूँ, मैं बड़ा हूँ कि मुझे देखकर तुम ना बिगड़ो, इसके लिए मैं यह सब कुछ करता हूँ। और तभी देखिए दोनों भाइयों के ऊपर से जब कनकौआ उड़ता हुआ आता है तो बड़ा भाई उसको पकड़कर दौड़ता है, तो यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि लेखक ने बड़े भाई के माध्यम से बड़ा भाई कैसा होता है, वह क्या क्या त्याग करता है, क्या क्या उसकी जिम्मेदारी होती है, और वह उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाता है, यह सारा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लेखक ने जो नामकरण दिया है, शीर्षक दिया है बड़े भाई साहब, वह सर्वथा सिद्ध, सार्थक सिद्ध होता है। उसके बाद अगली कहानी है पुरस्कार। तो आप देखिए यहाँ पर ज्यादातर जो है मेरे दृष्टिकोण से 3 बार पुरस्कार आता है। पहली बार कि जब मधुलिका को उसके खेत का जो मोल भाव है, मूल्य है, उससे 4 गुना ज्यादा पुरस्कार उसको दिया जाता है, मगर वह पुरस्कार आत्मसम्मान और पुरखों के सम्मान की वजह से, अपने पितरों से प्रेम करने की वजह से वह पुरस्कार ठुकरा देती है। दूसरी बार जब वह कृषक कन्या है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तब अरुण है प्रेम प्रस्ताव लेकर आता है, तो वह भी एक पुरस्कार के रूप में है, मगर वह उसको भी स्वीकार करते नहीं है। और अंत में जब उसकी योजनाओं का शिकार होते हुए जब उसको लगता है कि अब मेरा जो राज्य है वह अरुण के छत्र छाया में आ जाएगा, उसका गुलाम बनना पड़ेगा, तो वह सैनिकों के माध्यम से राजा के पास वह संदेशा भेजती है, और जब उसको कहा जाता है, उसके अरुण को जब मृत्यु दंड मिलता है और उसको राजा कहता है कि भाई तुम्हें जो चाहिए तुमको दूंगा, तुम्हारी जो भूमि है वो भी दे देता हूँ, और भी कई भूमि चाहिए तो तुमको लो, मांगो। वो कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं, कहता है कि तुमको मांगना तो पड़ेगा, मांगो, तुम्हें क्या पुरस्कार दूं, तो वह कहती है कि मुझे भी प्राणदंड मिले। तो अब देखिए यहाँ पर जो आगे हमने देखा कि व्यंग्यात्मक का प्रतीक, यहाँ पर देखिए पुरस्कार में कभी भी कोई भी व्यक्ति है वह अच्छी अच्छी चीजें मांगता है, मगर यहाँ पर जो इंदुमती है वह क्या मांगते हैं, मृत्युदंड मांगती है। तो देखिए यहाँ पर निश्चल प्रेम जो है
कि जब व्यक्तिगत और देश प्रेम की बात आती है तब वह देश प्रेम को चुनते हैं, और जब प्रेमी के प्रति उसकी शोहरत रहता है तो अपने प्रेम के लिए वह मृत्यु दंड में पुरस्कार में कोई भी कभी भी मृत्यु नहीं मांगता। मगर यहाँ पर देखिए जो मधुलिका है वह क्या मांगती है, मृत्युदंड मांगती है। तो यहाँ पर भी देखिए कि हमें लगता है कि भाई ऐसा पुरस्कार तो कभी किसी ने मांगा ही नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो यह नामकरण हुआ है कहानी का पुरस्कार वह सफल सिद्ध होता है। तो इस प्रकार देखिए यह जो चारों कहानियाँ हैं, शीर्षक कैसा होना चाहिए और उनके कौन कौन से आधार हैं और सार्थकता के आधार पर हम चर्चा करते हैं। तो यह जो चारों कहानियाँ हैं उनके जो शीर्षक है वह सफल सिद्ध होते हुए नजर आते हैं।